मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों हम लोग 71 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में माइक्रो सिलेबस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। इसके पहले हम लोग माइक्रो सिलेबस के ही अंतर्गत इतिहास खंड के लिए जो 71 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पार्ट 1 यानी फर्स्ट पेपर में जो इतिहास खंड है उसके अंतर्गत जो कलाएं पूछी जाती हैं, जैसे पाल कला, मौर्य कला, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग और भी 2-3 जो सेगमेंट है उस पर हम लोगों ने बात कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने जो हिस्ट्री में जो विद्रोह है, जैसे कि संथाल विद्रोह था, मुंडा विद्रोह था और 1857 की क्रांति थी और किसान आंदोलन था और भी 2-3 जो विद्रोह थे या आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक्स था उस पे हम लोगों ने विस्तार से बात किया था माइक्रो सिलेबस के अंतर्गत। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इतिहास खंड में ही जो आगे के टॉपिक हैं, यानी कि गांधीवादी आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक हैं और उसका बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसके संदर्भ में हम लोग आज सिलेबस को विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। उसके माइक्रो कंपोनेंट पे बात करने का प्रयास करेंगे कि अगर जो हमें कोई टॉपिक आयोग ने लिखा है, यानी चंपारण सत्याग्रह मान लीजिए लिखा है, तो उसके अंतर्गत अगर जो हम तैयारी करते हैं तो कौन कौन से बिंदुओं को हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे गांधीवादी आंदोलन की जो शुरुआत है ना, वो चंपारण सत्याग्रह से हो जाती है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में जो तीन कठिया पद्धति थी, यानी कि 20 कट्ठे के ऊपर 20 कट्ठे पे हमको 3 कट्ठा जो 20/3 था, जो इस पे खेती करना अनिवार्य कर दिया था, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिससे विवश होकर किसानों ने लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसपे राम लखन शुक्ल जी भी गए थे और कई लोगों ने जाके गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप चलिए और 3 कठिया पद्धति को वो समाप्त करवाइए। तो जो गांधीवादी चरण था ना, इसकी शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से हो जाती है। अगर जो हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ने जाते हैं तो हमें क्या क्या किन चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। सामान्य परिचय, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि सामान्य परिचय को हम लोगों को देखना अति अनिवार्य है। उसके बाद हमें ये जानना होगा ना कि 3 कठिया पद्धति क्या थी, इसका स्वरूप कैसा था, इसमें किन चीजों पर विशेष बल दिया जाता था, यानी कि जो ये 3 कठिया पद्धति थी, नील की खेती किसानों के लिए जो जबरदस्ती करवाया जाता था, इससे किसानों को क्या नुकसान होता था। तो 3 कठिया पद्धति के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कि ये जो सत्याग्रह शुरू हुआ था ना 3 कठिया पद्धति वाला, तो क्या इस जो चंपारण सत्याग्रह था, इसका केवल एक मेन कारण था क्या 3 कठिया पद्धति, या इसके अलावा भी चंपारण सत्याग्रह के लिए और कोई कारण थे। फिर हमें गांधी जी ने किस प्रकार हस्तक्षेप किया, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको ठीक से समझने की आवश्यकता है कि उनका क्या उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए थे, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर सत्याग्रह के प्रति ब्रिटिश की क्या प्रतिक्रिया थी, इस पे यानी अंग्रेजों ने क्या प्रतिक्रिया दिया था, इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर चंपारण कृषि समिति जो बनी थी ना, जो इस समझौते ये जो 3 कठिया पद्धति थी, इसके लिए जो किसान मांग कर रहे थे और जो एक तरह से अंग्रेज जो मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो जो बीच में मीडिएटर का काम किया गया था और उसकी जांच के लिए जो चंपारण कृषि समिति गठित की गई थी, उसके क्या क्या कार्य थे, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, किस प्रकार से इसमें समझौता हुआ था, किस पे बात बनी थी, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। चंपारण सत्याग्रह के क्या प्रभाव पड़े थे और वर्तमान में ये हमारे जो भी किसान आंदोलन थे अभी हो रहे हैं, इससे कैसे इम्पैक्ट डालता है ये, किस प्रकार इसकी उस चंपारण सत्याग्रह की प्रासंगिकता अभी वर्तमान में हमें दिखाई देती है, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है। गांधीवादी आंदोलन के अंतर्गत अगला हमारा आंदोलन था असहयोग आंदोलन और उसका बिहार में इम्पैक्ट। इस बार भी हम लोग जैसे जब असहयोग आंदोलन तैयार करें तो हमें सबसे पहले उसका संक्षिप्त परिचय पता होना चाहिए। फिर आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ इसके प्रमुख कारणों की हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और इसका प्रसार कैसे हुआ,
इसके बारे में हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए। फिर असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम क्या हुए थे। जो असहयोग आंदोलन था उसमें पहली बार भारत में किसी रचनात्मक कार्यक्रम की चर्चा की गई थी। कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे जो अभी तक भारत में जो भी आंदोलन हुए थे उसमें ऐसे कदम नहीं उठाए गए थे। तो इन रचनात्मक कार्यक्रमों की हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर असहयोग आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर जो हम नोट्स बनाने जाते हैं तो ये विशेषताएं हैं और ये जो कार्यक्रम है 10 से 15 पॉइंट्स में हमें इन सारी चीजों का हमारे पास मैटर होना चाहिए, ताकि जब हम उत्तर फॉर्मेटिंग किया जा सके। जैसे मान लीजिए ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत जो रचनात्मक कार्यक्रम है, जो छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं, जैसे 7 नंबर के प्रश्न और 8 नंबर के प्रश्न जो आ रहे हैं, पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा उठाए गए रचनात्मक कार्यक्रमों का विवरण दें या उसकी चर्चा करें। तो हमें क्या करना होगा, जैसा कि इसके पहले भी मैंने बताया था कि जब 7 से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे तो हमें क्या करना है, 10 से 12 शब्द या 15 शब्दों में भूमिका लिखनी है, जस्ट उसका परिचय बता देना है। फिर जो मेन कंपोनेंट है हमारा 70 से 80 शब्द वहां पे हमको खर्च करना है और फिर हमको निष्कर्ष में 10 से 15 शब्द खर्च करना है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक ना आपको एक एक पेज पे, आधे आधे पेज पे तैयार करने की आवश्यकता है। ठीक है, विशेषताओं के बाद हमें असहयोग आंदोलन के महत्व के बारे में पता होनी चाहिए। महत्व फिर हम कह रहे हैं कि पॉइंट में हमें पता होना चाहिए कि हाँ, असहयोग आंदोलन ने का महत्व ये था। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन का बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा था और बिहार के लोगों ने इसमें कैसे भूमिका निभाई थी, इसकी हमें जानकारी ठीक से होनी चाहिए। फिर असहयोग आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय और बिहार के स्तर पर, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय और बिहार के स्तर पर प्रमुख नेता कौन कौन से थे, किन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी इस आंदोलन में, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखा आपने, अब एक बार फिर से हम समराइज करते हैं। जैसे हम पढ़ के आ रहे हैं, बिहार में जो इतिहास खंड में जो सिलेबस दिया गया है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, उसके सिलेबस को हम माइक्रो स्तर पे जाकर तोड़ के देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको ये पॉइंट तैयार करना है बिहार के। अगर जो हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ रहे हैं तो इतने पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। इस पे हम लोगों को कुछ संक्षिप्त शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं तो हमको इतने पॉइंट पे संक्षिप्त नोट्स हमारे पास होना चाहिए। फिर इसी प्रकार अगर जो हम असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी हम इतने टॉपिकों में तोड़ के पढ़ सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका परिचय पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके प्रमुख नेता कौन से थे, इसकी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर इस आंदोलन के शुरू होने के प्रमुख कारण क्या थे, क्या नमक का विरोध करना ही एक प्रमुख कारण क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए था, या गांधी जी द्वारा जो 11 सूत्री मांग किया गया था उसको न मानना अंग्रेजों के लिए इसको शुरू किया गया था। तो ये पूरे कारण को हम लोगों को पता होना चाहिए अगर जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो। फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और प्रसार कैसे हुआ, क्या यह आंदोलन केवल गुजरात तक सीमित था या भारत के अन्य राज्यों में भी ये फैला। अगर जो 72 लोगों के साथ महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन के दौरान जो नमक सत्याग्रह शुरू किया था उसको क्या अन्य लोगों ने भी सहयोग दिया, बिहार के स्तर पे किन लोगों ने सहयोग दिया, संयुक्त प्रांत में कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ा था, इन सारी चीजों को हम लोगों को इस प्रसार के अंतर्गत हमें पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ें, क्योंकि विस्तार से हम डीप में नहीं जा रहे हैं ताकि ये वीडियो फिर से बहुत लंबा हो जाएगा और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम सिलेबस को तोड़ के एक बार देख ले ठीक से कि हमको पढ़ना क्या है, तो वो थोड़ा सा कार्य ना बाधा हो जाएगी। आगे हमको अगर जो असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं तो सामाजिक आधार और वर्गीय भागीदारी इसका कैसा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सामाजिक आधार एवं वर्गीय भागीदारी कैसा था, इस पे हमें कुछ पॉइंट्स हमारे पास होना चाहिए। फिर बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और प्रसार कैसे हुआ, इसकी हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या प्रमुख विशेषताएं थी, इसे हमें पता होना चाहिए। फिर आंदोलन के प्रभाव क्या थे और इसकी सीमाएं क्या थी,
इसे हमें पता होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं गांधीवादी आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा चंपारण सत्याग्रह को देखा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखा, फिर असहयोग आंदोलन को देखा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखा। अब हम देखने जा रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधीवादी आंदोलन के अंतर्गत ही भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरुआत किया गया था 1942 में। 1942 में, ठीक है। तो अब जब हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए। क्या द्वितीय विश्व युद्ध सविनय भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारण था, या विश्व में उस समय जो परिस्थितियां बन रही थी, विश्व के स्तर पर जो इंग्लैंड को लेके परिस्थितियां बन रही थी, क्या वो भी एक कारण था? तो सामान्य परिचय हमें पता होना चाहिए। प्रमुख कारण के अंतर्गत हमको विभिन्न प्रकार के जो कारण थे उसको हमें हमारी जानकारी होनी चाहिए। क्या कि जैसे कि हमारी जो देश की राजनीति थी उस समय, क्या उसमें जागरूकता आ गई थी? विश्व के जैसे रूस ने यूएसए ने ब्रिटेन के ऊपर किस प्रकार दबाव डाला था, इन सारी कारणों को हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए। फिर इस आंदोलन का विस्तार और प्रमुख चरण कौन कौन से थे? केवल एक चरण में नहीं, आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। जैसे कि पहले ही चरण में सबसे जो प्रमुख नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। फिर ये स्वतः स्फूर्ति आंदोलन हो गया था, बहुत सारे लोगों ने भूमिगत आंदोलन किया था। फिर लोगों में जैसे कि गांधी जी ने करो या मरो का जब नारा दिया था तो जनता थोड़ी सी उग्र भी हो गई थी, कुछ हिंसा भी हुआ था, ठीक है। इन सारी चीजों की हमें जानकारी, ये जो 3 चरण हैं इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़े तो इसके अंतर्गत बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत कैसे और कहां से हुई, शुरुआत कब हुई और प्रसार कैसे हुआ, इसकी हमें जानकारी ठीक से होनी चाहिए। फिर बिहार में गठित आजाद दस्ता का क्या भूमिका थी सभी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और जेपी की जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी आजाद दस्ते को लेकर, और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के जो प्रमुख विभूतियां थी उनका क्या योगदान था, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर आंदोलन की प्रकृति क्या थी, प्रकृति के ऊपर हमें ठीक से एक थोड़ा सा हमारे पास मैटर होना चाहिए। हो सकता है कि छोटे प्रश्नों में भी ये पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, स्पष्ट करें, या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव क्या था इसे बताएं, या भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या था इसे बताएं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। इतने जो टॉपिक सब टॉपिक तोड़ा गया है, इस तोड़ने का मेन उद्देश्य यही है कि हम छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार करने की हमारे अंदर योग्यता आ जाए। बड़े प्रश्न तो 38 नंबर के प्रश्न तो हम बना ही लेंगे, अगर जो छोटे प्रश्न हम ठीक से टैकल कर ले जाए तो बड़े प्रश्न तो उन जो ये कंपोनेंट है इसको जोड़ के हम बड़े प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। आगे, इस आंदोलन की सफलता क्या थी, कितने ये आंदोलन कितना ये सफल हो पाया, भारत की आजादी में इस आंदोलन का क्या महत्व था और कितनी सफलता प्राप्त कर पाया था यह आंदोलन, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए ठीक से। फिर इस आंदोलन की सीमाएं क्या थी, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़े तो इस आंदोलन में सम्मिलित बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, इसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि इस आंदोलन में बिहार के जो विभूतियां थी, बिहार के जो गणमान्य थे, बिहार के जो लोगों ने और जो नेताओं ने अपना योगदान दिया, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। ये तो था गांधीवादी आंदोलन के अंतर्गत हम लोगों ने 4-5 प्रकार के आंदोलनों को देखा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हमारा जो बिहार के मुख्य परीक्षा में ही इतिहास खंड के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिहार में आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा। अब इसके अंतर्गत हमें मध्यकाल में बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था स्थिति थी और क्या व्यवस्था थी, इस पे हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फिर आधुनिक काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सामान्य स्थिति कैसी थी, इसे हमें जानकारी होनी चाहिए। वर्तमान में क्या है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा का स्तर क्या है, शैक्षिक योग्य मतलब जो लिटरेसी रेट है बिहार में वो कितना है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार विकास हुआ, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर बिहार में व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कौन से विद्यालय पहले खुले, इंजीनियरिंग के कौन सा विद्यालय खुला, तकनीकी शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ खोले गए,
पटना में कोई कॉलेज खुला कि नहीं खुला, तकनीकी शिक्षा के लिए बिहटा में कुछ कॉलेज खुला कि नहीं खुला, इसकी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक। फिर पाश्चात्य शिक्षा में महिलाओं और बालिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। इस पाश्चात्य शिक्षा का जो हम लोगों ने ग्रहण किया था, इसका बिहार के महिलाओं बालिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर पाश्चात्य शिक्षा का बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए। फिर बिहार में पाश्चात्य और आधुनिक शिक्षा का मूल्यांकन हमें होना चाहिए कि आजाद, देखिए शुरू से हम शिक्षा को लेकर शुरू से हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि 1813 में जब भारत में पहली बार शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च होने की बात किया गया था, तो उस समय से लेके और अभी जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक शिक्षा की क्या बिहार में कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसका एक फ्लो चार्ट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। और फिर आज़ादी के बाद से, यानी कि 1947 के बाद से वर्तमान में बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है, अभी जस्ट वर्तमान में जब ये वीडियो बन रहा है इस समय बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है, इसकी हमें थोड़ी सी एक रूपरेखा पता होनी चाहिए, एक फ्लो चार्ट हमारे पास होना चाहिए, डायग्राम हमारे पास होना चाहिए शिक्षा को लेके। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हमें ठीक से काम करने की आवश्यकता है। ठीक है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधान और विशेषताओं पर हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है कि पूछ ले, अभी पूछा नहीं गया है, हो सकता है कि पूछ ले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रावधान किए गए हैं उसका बिहार में क्या प्रभाव पड़ सकता है, या उसको इम्प्लीमेंट करने के स्तर पर बिहार में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हो गई तकनीकी शिक्षा की बात। आगे हाँ देखिए, एक ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के, जब इतिहास खंड की हम तैयारी कर रहे हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार एवं बिहारी छात्रों का क्या योगदान था, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे अब अगर जो मान लीजिए बिहारी छात्रों का योगदान पूछ रहा है तो हम कैसे तैयार करेंगे, कंपोनेंट मतलब इसको तोड़ तोड़ के फिर से यहाँ पे तैयार करने की बात की जाए। प्लासी युद्ध से जब 1857 की क्रांति हुई थी, इस समय कुछ डेवलपमेंट हुआ था क्या बिहार में, इसकी नगण्य रूप में डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी प्रयास हुआ था ना शिक्षा के लिए, तो उसकी चर्चा कर देनी है हमें। फिर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के दौरान क्या डेवलपमेंट हुआ शिक्षा के लिए बिहार में, इस पे हमें चर्चा होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। 1857 से 1885 के दौरान, जैसे देखिए सेगमेंट हम तोड़ तोड़ के बात करें, जो लैंडमार्क घटनाएं हुई थी ना, जैसे 1857 को बेंचमार्क माना जाए, और कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 वाला 1885 का, तो वहां से हम देख लें इस सारी चीजों को। फिर बंगाल विभाजन से लखनऊ अधिवेशन यानी 1916 के बीच के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में क्या बिहारी छात्रों का क्या योगदान था, तो ये हम देख सकते हैं। साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहारी छात्रों का क्या योगदान था, इस पे हमें ठीक से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहारी छात्रों का क्या योगदान था भारत की स्वतंत्रता में, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार भारत की स्वतंत्रता में बिहार की महिलाओं का योगदान की जब हम बात करेंगे तो ठीक ऐसे ही सेगमेंट को तोड़ के हम लोग फिर पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि 1858 से 1920 के दौरान कालखंड में क्या बिहार की महिलाओं ने कुछ भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया था क्या, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर जो कुछ योगदान दिया है तो उसके हमारे पास रूपरेखा होनी चाहिए। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने क्या भूमिका निभाया, बहुत सारी महिलाओं ने बहुत मतलब अच्छी भूमिका निभाई, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और कुछ महिलाओं के नाम हमें कंठस्थ होने चाहिए, उनके द्वारा किए गए कार्य की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने क्या कौन सी आंदोलन को जीवित रखने के लिए कौन कौन से गतिविधि किया था, किस प्रकार अपना योगदान दिया था, कौन सी महिला
अपने स्तर पे कौन कौन सा प्रयास किया था उन्होंने, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की महिलाओं ने क्या योगदान दिया, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कि ब्रिटिश शासन के दौरान के अधीन जो संवैधानिक विकास हुए थे, यानी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1935 तक के अधिनियम के, जो भी भारत शासन अधिनियम आया था, इसके कालखंड में जो भी घटनाएं घटित हुई थी, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1793, यानी जो कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था, 1813, यानी जो 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए खर्च हुआ था, 1833, यानी कि उस समय जो अधोमुखी सिद्धांत शिक्षा के लिए जो एक डिबेट क्रिएट हुआ था, उस समय जो डिबेट हुआ था कि किस माध्यम से भारतीयों को शिक्षा दी जाए, इसके ऊपर मतलब एक पूरा 1833 का एक अधिनियम ही है, उस पर हमें जानकारी होनी चाहिए। फिर भारत शासन परिषद अधिनियम 1858, 1861 और 1892 की हमें संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ये क्वेश्चन 1892 और 1861 शॉर्ट आंसर में 2 बार ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो हमें इस बार अगर जो 71 की हम तैयारी करने जा रहे हैं तो 1919 और 1920 और 1935 पे हमारी पैनी नजर होनी चाहिए कि इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए, कौन कौन से मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, या हमारे पास फ्लो चार्ट डायग्राम कुछ कंटेंट होना चाहिए। फिर अब भू राजस्व नीति जो अंग्रेजों ने भारत के लिए अपनाई थी, यानी अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पे रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था, 51% पे, महलवाड़ी बंदोबस्त जो किया गया था क्या 19% पे था, और अस्थायी बंदोबस्त जो किया गया था उसका क्या कितने प्रतिशत पे, क्या 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 कौन कौन से प्रावधान थे, किस प्रकार टैक्स वसूलने का प्रावधान था, कितना जमींदारों को रखना था या कितना रैयतों से लिया जाता है, ये सारी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। फिर कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हो गया, अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे किया, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक नीति जो बनाई थी अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज हम लोगों ने गांधीवादी आंदोलन के विभिन्न आंदोलनों को देखा, उसके बाद से हम लोगों ने बचे हुए जो टॉपिक्स थे, यानी कि जो बिहार में व्यवसायिक और आधुनिक शिक्षा के बात देखा हम लोगों ने। फिर भारत की स्वतंत्रता में बिहारी छात्रों और बिहार की महिलाओं का क्या योगदान था, इसको हम लोगों ने देखा। फिर भारत के जो संवैधानिक विकास हुआ था, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करने चाहिए, इसको हम लोगों ने देखा। फिर लास्ट में हम लोगों ने जो भू राजस्व नीति अंग्रेजों ने हमारे लिए अपनाई थी, भारत के लिए अपनाई थी, उसकी हम लोगों ने चर्चा की। तो ये एक माइक्रो सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों ने इन टॉपिकों को देखा। आगे के टॉपिक में हम लोग जो 3 प्रकार के 3 थिंकर्स की जो दर्शन की बात किया गया है सिलेबस में बीपीएससी आयोग द्वारा, उसको थोड़ा सा तोड़ के देखने का प्रयास करेंगे कि थिंकर किन किन पॉइंट्स पे उन्होंने अपना विचार दिया था। तो अगले वीडियो में हम लोग थिंकर के ऊपर पूरा वीडियो बनाएंगे कि उसको देखेंगे, ठीक से देखने का प्रयास करेंगे। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो ठीक लग रहा हो तो आप कमेंट करें, और अगर और भी अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।